नमस्कार, आदाब। गुफ्तगू के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर कई शख्सियतों से आप मुखातिब हुए। आपने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना, बल्कि आपने उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके जीवन दर्शन को भी समझा। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप में से कई दर्शक हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आने वाले कल के लिए बहुत सारे सपने संजोए हुए होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, कितनी जद्दोजहद करनी होती है, ये भी इस कार्यक्रम में समझने को मिला है। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पूरा जीवन अपने आप में एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। मैं बात कर रहा हूं जाने माने लेखक, अभिनेता, रंगकर्मी, म्यूजिक डायरेक्टर, साथ ही साथ बेहतरीन सिंगर पीयूष मिश्रा की। पीयूष मिश्रा हिंदुस्तानी सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत जो न केवल अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि तहरीर और मौसीकी के मैदान में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पले बड़े पीयूष मिश्रा ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तालीम हासिल की और साथ ही थिएटर की दुनिया में काफी नाम कमाया। इनकी अदाकारी के अलग अंदाज ने इन्हें भरपूर शोहरत दिलाई, जिसकी बदौलत फिल्मी दुनिया की नजर पीयूष मिश्रा पर पड़ी और मैंने प्यार किया जैसी बड़ी फिल्म इन्हें ऑफर हुई, जिसे कई वजहों से पीयूष मिश्रा नहीं कर पाए। लेकिन जल्द ही मणिरत्नम की फिल्म दिल से में इन्हें काम करने का मौका मिला, जिसके बाद पीयूष मिश्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक शानदार किरदार निभाकर इन्होंने बुलंदियों को छू लिया। इस बेमिसाल फनकार के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि इनकी कड़ी मेहनत और लगन ने पीयूष मिश्रा को हिंदुस्तानी सिनेमा में एक अलग पहचान दी है और इनका ताउन फिल्मी दुनिया में अनमोल है। पीयूष जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पीयूष मिश्रा इस नाम से, क्योंकि अब हालांकि आपने बहुत सारी बातें बहुत जगहों पर कह दी और जो कुछ बचा खुचा था वो तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा में लिख दी। आपको इनके बारे में जानना, वो किताब अवश्य पढ़िए, बहुत ही बढ़िया किताब है, शानदार किताब है। ये आपका नाम जो है ये पहले कुछ और हुआ करता था, आप शर्मा हुआ करते थे, फिर मिश्रा आपका, ये पीयूष मिश्रा नाम कैसे पड़ा, वो थोड़ा उससे शुरू। कुछ नहीं, प्रियकांत शर्मा नाम रखा था मेरे पिताजी ने, उनको बड़ा पसंद था, कहीं सुन के आए थे वो प्रियकांत बेटिया, उनके एक दोस्त थे, तो उन्हें लगा कि ये नाम रखते हैं, अच्छा लग रहा है। अब उन्हें ये समझ नहीं आया कि बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा इसका। बड़ा हुआ तो प्रियकांत शर्मा कौन बोलेगा, पूरा नाम कौन बोलेगा। और लोगों ने प्रिया क्या बुलाना शुरू कर दिया, तो उसमें फेमिनिस्ट टच था, तो मुझे बड़ा कोफ्त हुआ करती थी। बाकी जो है 10th तक जाने के बाद में जो है मुझे एक तरह से अपने उतना, हालांकि पास बहुत छोटा सा था वो, 10वीं तक का पास कुछ नहीं होता आपका, लेकिन मेरे लिए बहुत था, मैं भूलना चाहता था उसको। तो मैंने जो है जाकर मैं अपनी बुआ जी के गोद गया था, तो वो थी मिश्रा, तो मेरा सरनेम तो चेंज होना ही होना था। तो उसके साथ मुझे लगा कि यार ये लगे हाथों इसका नाम भी चेंज कर दो, तो मैंने प्रियकांत से पीयूष मिश्रा करवा लिया। और पीयूष मिश्रा उसके बाद फिर जो है पहली मार्कशीट जो गई मेरी 10th की पिताजी के पास में, तो पहचान नहीं पाए कि ये किसकी मार्कशीट है। उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मेरी मार्कशीट है सर ये। तो उसके बाद बहुत प्रभ हुए, थोड़ा नाराज़ हुए, फिर दुखी हुए, फिर उदास हुए, फिर सो गए। बाबूजी क्या करते थे? बिरला कंसर्न्स में लोअर डिवीज़न क्लर्क थे वो। तो वो जो है अपना साइकिल से जो है, काफ़ी थकन भरी ज़िंदगी थी उनकी, मेहनत की है उन्होंने, नहीं वॉज फेलियर, कम्प्लीटली फेलियर। पिताजी के बारे में वो फेलियर हैं, वो खुद भी ऐसा महसूस करते थे? बहुत ज़बरदस्त तरीके से महसूस किया उन्होंने। उनकी बात की ज़िंदगी जो उसने बताया कि जो है मैं मतलब सामना नहीं कर पाया ज़िंदगी का, तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, प्रेम में फेल हुए। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया थी उनकी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन वो आगे जो है मतलब उन्हें ट्रक का कारोबार संभालना पड़ा, घर का। तो ये करके जो है मतलब वक्त से पहले क्षीण हो गए थे। और कुछ एक नशे पत्ते का भी उन रोग था जो मैं बताना चाहूँगा। तो वो जो है बड़ा ख़तरनाक रोग था उन्हें, उसकी वजह से जो है बड़ी बहुत ही गंदी मौत जिसे कहते हैं ना, 95 में उनकी बहुत ही गंदी किस्म की मौत हुई। तब तक मैं जो है बड़ा हो चुका था, उनसे तनाव था, बहुत ज़िंदगी भर तनाव रहा।
मुझे जाना चाहिए था बोल करके जो है मैं आप मुझे समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं, ये होता है कई बार बाप और बेटे में, लेकिन तब मैं ज़िद पर था, तो उनकी मौत का जो बड़ा शोभ हुआ, और उन्होंने तो क्या माफ़ किया, मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया उसके बाद। महिला वर्चस्व को जैसे आपने देखा जीवन में कम लोगों को अनुभव हो पाता है, क्योंकि बुआ जी जिनके बारे में आप कई जगहों पर जिक्र करते हैं, तो ये सब जो बता रहे हैं आप, पिताजी की कहानी, आपकी कहानी, ये सब वो बुआ जी की छत्र छाया में हो रहा था, मतलब बिल्कुल शी वॉज द हेड ऑफ द हाउस, हाँ, हेड द फैमिली, हेड द हाउस, हेड द बिरादरी। अपने पति की जो है 32 साल छोटी और बीवी थी वो, तो वो जो है उनका वर्चस्व था पूरा का पूरा, और अपने सामने किसी की सुनती नहीं थी, तो उनकी दादागिरी थी एक तरह से। बच्चे मैं पालूंगी, जैसे मैं चाहूँगी वैसे पालूंगी, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, कहीं और बाहर जाने को मुंह मारना कहती थी। तो इसी चक्कर में मेरा पहला प्रेम संबंध बाहर हुआ, कि जो है मैं जिद करता हूँ कि मैं बाहर ही मुँह मारूंगा, मैं जिद करता हूँ कि बाहर प्रेम संबंध करूँगा। तो ये सब जो है मतलब ये तमाम विरोध जो है मेरे बचपन से शुरू हो गए थे, जिसको मैं समझ नहीं पाया था कि किस कारण से शुरू हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि ये मतलब एक अराजक तत्व हो गया था। मैं बाद में तो जो है टोटल अराजक तत्व हो गया था। कितनी उम्र में अराजक तत्व हो गया? मैं हो गया 7th में पढ़ रहा था मैं। 7th में मैंने पहली पोएट्री लिख ली थी, उसमें जो है मैंने अपनी माँ को धिक्कारा था कि क्यों सहन करती है ये इतनी सारी चीज़ें आप खामखा। ऐसे करते करते 10th तक जो है बिल्कुल ही उलट गया था मैं। 10th तक मैंने वो करना शुरू कर दिया था जो कि मेरा दिल चाह रहा है, और मेरा दिल चाहता था कि पेंटिंग करूँ, सितार बजाऊँ, स्कल्पचर करूँ, मैं ये सब चीज़ों में था। और हमारे घर में जो है मतलब उसका दस्तूर नहीं था। हमारा घर जो है उसमें था कि भाई डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, ये करो वो करो। तो मेरा बचपन से जो है मैंने ये इस तरफ जो है मेरा झुकाव था, और बचपन से जो है मैंने ये दिखाना, मतलब आपके मुझे दिखाने में, आपके इसको प्रदर्शित करने में, उसको एग्जिबिट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की कि मैं ऐसा हो गया हूँ और अब आपकी बात नहीं सुनूंगा, और जवाब देना शुरू कर दिया कि ये आपकी बात नहीं सुनूंगा, आपकी बात नहीं सुनने के लिए नहीं सुनूंगा। कारण नहीं मेरे पास में, उस वक्त कारण नहीं थे, आपकी बात नहीं सुननी इसलिए नहीं सुनूंगा, जिद थी। तो ये अराजकता की वजह से आपके अंदर वो भाव जागा कि आप अपनी टीचर से प्रेम कर रहे हैं जो आपसे 10 साल बड़ी हैं? मुझे मालूम नहीं किस वजह से जागा। आज सोचता हूँ तो शायद इसी वजह से जागा होगा, आज सोचता हूँ तो। वैसे उस वक्त जो है मुझे मालूम, उस वक्त जो है प्रेम का भाव था, दुलार का भाव था। दास बन के जो प्यार कर रहे हैं किसी से घर में बुआ जी से, तो उसका एहसास था मुझे कि ये नहीं करना है, मुझे खुला प्यार चाहिए। इतनी खुली किताब है आपका जीवन, जिसमें कई चीज़ें लोग दबा जाते हैं। जैसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो दबा जाते हैं। जब आप इतने खुल के बातें रखते हैं तो घर पर, ख़ास तौर पर आपकी जो धर्मपत्नी है, वो कैसे लेती हैं इनको? आपने पहले प्यार को तो बहुत पहले डिस्कस कर लिया कई जगहों पर, तो उन्होंने किस तरह से लिया आपके इस वाले पहलू को? लेती हैं, मतलब वो मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है, जैसा है वैसा है पीयूष, मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है। हम दोनों में कुछ भी छुपाव दौरान नहीं है। मतलब ये बातें जो है पहले उन्हें बता चुका था मैंने। एक वक्त आया था जबकि मैं कहा कि बहुत भर गया हूँ मैं जो है, प्रिया उसका नाम है, वो पेशे से आर्किटेक्ट है, तो मैंने कहा बहुत भर गया हूँ मैं सहन नहीं कर पा रहा, और इस चक्कर में जो शराब बहुत होती जा रही है, तो एक बार की खाली कर लेना मुझे। तो मैंने पूरा एक रात को बिठा के उसे अपने सामने जब पूरा का पूरा बक दिया, हर चीज़ बक दी उसके सामने। और उस दिन ऐसा नहीं कि जो है उस पर असर नहीं हुआ, बहुत रोई वो। तुमने कहा लेकिन यार ये बकना अपने आप में, उसने ये कहा कि यार ये बकना अपने आप में अच्छी बात है, और बड़ी और दुस्साहस भरा कदम था ये उसके हिसाब से कि ये बोलना। उन्होंने कहा मैं भी तुम कुछ बोलना चाहते हो, उसने अपनी अंतरंग बातें बतलाई मुझे कि ये मैंने तुमसे बतलाई नहीं आज तक। तो उसके बाद हम दोनों संतुष्ट हुए, हम दोनों प्यार करके जो है गले में भाई डाल के सोए एक दूसरे के। तो उस दौरान से उसके बाद में फिर मैं और खुल गया। फिर ये किताब में लिखते हुए मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ, मैंने बाकायदा आराम से लिखी और ये बतला के लिखी कि मैं लिख रहा हूँ और मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। तो हर बंदे ने एक्सेप्ट भी किया। मेरे ख्याल से किसी ने अभी तक तो कोई ऐसा कमेंट आया नहीं जैसे किताब के बारे में कुछ ऐसा कहा हो कि हमें ख़राब लगी इसलिए। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे तो लगता है आपकी लोकप्रियता, आपके व्यक्तित्व को लेकर लोग जो अंदाजे लगाते थे, आपके बारे में खबरों से जो अंदाजे लगाते थे, उस पर बड़ा विराम लगा। लोगों को लगा कि ये बंदा तो बहुत बेबाक है, ये बात ईमानदारी से रखता है। जो भी है बेबाक। अब मैं बेबाक हूँ ये भी है कि ईगो होता है, ये भी कहना है कि ईगो होता है। मतलब आपको सरलता की हद तक जाना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी की हद तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली। ह्यूमिलिटी की हद तक पहुंचना आप एक्सेप्ट करेंगे, जब तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, सामने वाला आपको किस चीज़ से डिस्टर्बेंस होता है, जब आपके सामने कोई चीज़ होती है जिसको आप जो आपकी पसंद की नहीं होती, कोई बात हो या विचारधारा हो या व्यक्ति हो या इंस्टीट्यूट हो, आपकी पसंद का नहीं होता, तो एक बार आप ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि यार गॉड ग्रांट मी ए सीरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज,
मेरे दिमाग में सीढ़ी डालो कि मैं इस बंदे को चेंज नहीं कर सकता, तो इस बंदे को वैसे के वैसे ले लो। अब वो ठीक है, आपकी पसंद का नहीं है, बढ़िया बात है, आप एक्सेप्ट कर लो। इतना आपको पूरा निचोड़ भी लिया जाए तो कुछ ऐसा बचता है जो आपको लगता है कि वो अभी भी नहीं निकाल पाए आप? अभी है, निकल रहा है सर, धीमे धीमे निकल रहा है ये, धीमे धीमे। पूरी ज़िंदगी भर की साधना है ये। मैं ऐसा बंदा था जिसकी शख्सियत नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं पुनर्जन्म पर बहुत विश्वास करता हूँ। पिछले जन्म पर मैं किसी नोट पर छूटा था जिससे मैं इस जन्म में पैदा हुआ। तो मैं जो है, मेरे अंदर बहुत सारी, मेरे अंदर अभाव ही अभाव थे, शख्सियत बहुत बहुत बिल्कुल थी नहीं, स्पाइनलेस था मैं, बिल्कुल स्पाइनलेस था। और ये पूरी ज़िंदगी जो शख्सियत को, अगर कोई पूछे मुझसे कि आपका स्ट्रगल क्या रहा, नाम यश पैसे के लिए रहा, लड़की के लिए रहा, नहीं, मेरा पूरा स्ट्रगल रहा अपनी खोई हुई शख्सियत को पाने के लिए, कि ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, मुझे हर बंदा क्यों दबा जाता है, मुझे इतना डर क्यों लगता है। तो ये जो है इस शख्सियत को पाने के लिए रहा। और आज धीमे धीमे 60 साल की उम्र में धीमे धीमे करके मैंने उस शख्सियत का अंश जो है, मैंने बहुत थोड़ा अंश मैंने पाया है, और मैं बड़ा संतुलित महसूस करता हूँ। मुझे आपके जीवन से समझ में आता है कि आप पहले कवि बने, पहले तो आप अराजक बने, उसके बाद आप कवि बने, क्योंकि कविता आपने बहुत छोटी उम्र में लिखनी शुरू कर दी। तो कवि वाली भूमिका आपकी सबसे पहले आती है जीवन में? नहीं, ऐसा नहीं। कवि उसके साथ ही बहुत कुछ काम कर रहा था। जैसे मैं पेंटिंग कर रहा था, मैं स्कल्पचर कर रहा था, मैं जो मेरा रखे हुए हैं स्कल्पचर घर में, मैं जो है, तो आपके सेक्रेटरी के यहाँ भी रखा हुआ है? वही है। अच्छा, वही है, पहला आपका वही है? पहला और आखिरी आपने बनाई, मुट्ठी बनाई जो है, हाँ वो है। पेंटिंग है मेरी, वो था। सितार बजा रहा था मैं 1 साल, अब 6 महीने वॉयलिन सीखा मैंने, 6 महीने गाना सीखा मैंने। लेकिन कुछ था ही नहीं घर में, कोई प्रोत्साहन करने वाला नहीं था कि यार आर्ट फील्ड भी जो है प्रोफेशनली जा सकती है। इसका किसी को ये संबंध ही नहीं था इस सोच से किसी का कि आर्ट फील्ड, आर्ट है, शौकिया करो, तो उसके बाद में भुगत भोगी हूँ इसका। हाँ, इसको पेशेवर तौर पर साइंस पढ़ो उस समय पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो वही। मुझे डर लगता था उसमें। मेरा बेटा जो है फिजिक्स पढ़ता है, मेरा बेटा फिजिक्स ही पढ़ रहा है, वो ना समझ आना चाहता है, और बड़ा बेटा जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करता है। तो दोनों ही अलग हैं मेरे पेशे से, लेकिन मैं जो है अपने पिताजी के पेशे से अलग था। इससे मालूम पड़ता है कि अनुवांशिक गुण एक हद तक काम करते हैं, उसके बाद में काम नहीं करते। आप जिस दिन आपके एम्बिलिकल कॉर्ड टूटती है अपने माँ से ना, उस दिन यू बिकम एन इंडिविजुअल। पर पीयूष जी, कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं तो देखा होगा, कोई तो व्यक्ति होगा जो दिमाग में बैठा होगा, जिसके बाद आपको लगा हो कि ये आर्ट जो है ये नहीं यार, नहीं था, ये पिछले जन्म से आया था, ये मेरे पिछले जन्म से आया था, इसके कीटाणु पिछले जन्म से आए थे। ये कहीं नहीं देखा मैंने। मैं कोई ऐसा पॉइंट याद नहीं आता कि अचानक कब ये चीजें पैदा? नहीं, बचपन से था। मतलब मेरी बुआ लाई थी हारमोनियम एक, वो मैंने बजाना शुरू कर दिया। 7वीं में था मैं, बच गया 7th में हारमोनियम बजाना, और वो भी इतना खूबी से बजाना। कोई जानता था घर में? नहीं, कोई नहीं। अरे मतलब ही नहीं था किसी का, आर्ट से मतलब ही नहीं था किसी का। 7 पीढ़ियों में अगर रहा हो तो 7 पीढ़ियों के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन पिताजी और दादाजी के ज़माने में कोई मतलब नहीं था किसी का। तो ये सब हर तरफ थे कि यार ये तो बिगड़ गया बच्चा। तो फिर अब कोई सिखाने वाला भी नहीं मिला? कोई नहीं सिखाने वाला, हारमोनियम वगैरह खुद से? नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं मिला। ये किया, फिर सितार में गुरु मिले, सितार बजाने वाले, सितार सिखाने वाले। वो करीब 3-4 साल सितार बजाया उनके साथ में। एक ट्रुप था वहाँ पर, लिटिल बैले ट्रुप, उसमें बजाया मैंने ग्वालियर में। और उसी के साथ में थिएटर शुरू हो गया। थिएटर शुरू किया तो थिएटर में बड़ा मज़ा आया। एक तो मैं बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय क्लास का लड़का था, और दूसरे बहुत ही इंट्रोवर्ट था, मतलब कोई भी मार के चले जाया करता था, मैं प्रतिरोध ही नहीं कर पाता था। तो उससे जो है मालूम पड़ा कि जो आपके हुक्म से दुनिया चलती है। अगर आप चाहो तो आपके हुक्म से दुनिया चल सकती है। मैं कहता स्टेज पर रो तो लोग बाग रोते, मैं कहता हंसो तो लोग हंसते। तो वो जो 2.5 घंटे के अंतराल में इतना राजा बनने का मौका मिला मुझे, और राजसी कपड़े पहनने का मौका मिला। मैंने कहा ऐसे कपड़े तो मैंने पहने नहीं कभी। तो उसने भी जो है बड़ा आपके मतलब उसको बहुत कम किया, अपनी कॉम्प्लेक्स को, मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्स जो था उसको कम किया। तो ऐसे करते उसके बाद फिर मैंने जो है आपके ये थिएटर करता गया। तो मैंने कम उम्र में बहुत लिटरेचर में रामधारी सिंह दिनकर, साहिर लुधियानवी, हरवंश राय बच्चन, ये सब जो 10th में पढ़ चुका था, चाट चुका था मैं। और अंग्रेज़ी का स्टूडेंट था, क्योंकि मैं कॉन्वेंट पढ़ा हुआ था, कामल कॉन्वेंट की पैदाइश था मैं। तो करते मैं काफ़ी कम उम्र में काफ़ी व्यस्त हो चुका था। जब मैं 20 साल का था, जब NSG आया, तब उस वक्त मैं काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका था। खैर, ये सही बात आप कह रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि कवि, स्कल्पटिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ों का समावेश हो गया, थिएटर भी आ गया है, लेकिन प्रोफेशनली
सीखने के लिए किसी चीज़ को जब आप आगे बढ़े तो वो एक्टिंग थी, क्योंकि आपने एनएसडी में एडमिशन लिया। प्रवेश लिया था मैंने। एनएसडी तो जानते ही नहीं थे, मतलब उस समय पर एनएसडी के विषय में जानना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। फिर यहाँ दिल्ली एडमिशन लेने आना, उसकी प्रक्रिया से गुजरना, वर्कशॉप, पता नहीं आपके समय पर वो क्या नहीं, प्रक्रिया। उस वक्त हिट था। तब तक नसीर उल-उलूम पैदा हो चुके थे। नसीर उल-उलूम ने जो है सिनेमा में जाके थोड़ा मतलब आपके एक तो ट्रांजिशन फेज में आए थे बहुत ही अमरीश सिनेमा। पुरी जी का भी नाम उस समय पे काफ़ी चली गया था। अमरीश जी का, नसीर उल-उलूम ने पर्टिकुलरली बहुत इसको वो किया, क्योंकि जो है इन दोनों के आने से एक तो जब ये आए थे अर्ली 70s में, तब सिनेमा चेंज हो रहा था और एक्टिंग चेंज हो पैरेलल रही सिनेमा थी। जिसको कहते हैं। पैरेलल सिनेमा, एक्टिंग चेंज हो रही थी, तो इन लोगों ने बहुत प्रभाव डाला उस पर। तो उससे हुआ तो ये दोनों स्टार भी बन गए, भले ही छोटे स्टार बने, पैरेलल सिनेमा के स्टार बने। तो इनकी वजह से जो एनएसडी का नाम चमक गया था। उस वक्त एनएसडी में जाना जो है बहुत बड़ी बात थी। तो मैं गया था 83 में गया था मैं एनएसडी में। 83 में गया था मैं एनएसडी में। मेरे पिताजी को यकीन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में से 2 लोगों का सिलेक्शन होता था। तो मेरे पिताजी को यकीन नहीं था कि जो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम साले आपके एनएसडी में चले जाओगे, तुम इतने बड़े एक्टर कब से हो गए। जब हो गया तब उन्हें यकीन करना पड़ा, तब खुश भी हुए काफ़ी। तो 83 में आया था मैं एनएसडी में। वहाँ पर जो है मतलब इसका शौक लगा। वहाँ पर हैमलेट किया सेकेंड ईयर में, वहाँ से ज़िंदगी बदल गई। हैमलेट किया, उसके बाद फ्रिट्स बेनेविट्स थे मेरे टीचर, जर्मनी से आया करते थे। तो उनसे वहाँ से आपको बहुत पसंद करते थे। हाँ, वहाँ से ज़िंदगी बदल गई। वहाँ से मुझे लगा कि यार ये एक्टिंग से बड़ा और उन्होंने आपको कहा था कि अब कुछ कमी बताई थी कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर रहे हो, मेरे जाने के बाद आप कर नहीं पाओगे उस चीज़ को। हाँ यार, वो वो नहीं आपने कर पाया। महसूस भी किया। हाँ, मैंने महसूस भी किया था उसको। तो उनको मैं उतना नहीं ले पाया जितना वो जब तक थे वहाँ पर, तब तक उनका फ़ायदा ले पाया। इसके बाद में फिर जो है मैं उसके बाद अपनी राह थी, अपनी नगर थी, अब चल पड़ा। फिर उसके बाद रेपेट्री थी, उसके बाद एनएसडी के बाद रेपेट्री थी। हाँ, वो भी बहुत थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिन। रेपेट्री, हाँ, मेरे ख्याल से आपके क्या 5-6 दिन में के लिए की थी मैंने। 5, वो बहुत बड़ी नौकरी थी उस वक्त। रेपेट्री में उस वक्त 4000 5000 मतलब बहुत बड़ी A ग्रेड B ग्रेड बहुत बड़ी नौकरी थी उस वक्त। तो गया वहाँ पर वही प्ले हो रहा जो मैंने फर्स्ट ईयर में कर रखा था, मशरिकी हूर। तो वही प्ले हो रहा। शाहजी BM शाह थे हमारे डायरेक्टर, उन्होंने करवाया था फर्स्ट ईयर में हमारे साथ में। वही प्ले वहाँ करवा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छी बात है करवा रहे हो, लेकिन मेरा मन नहीं लगा, पता नहीं क्यों। यार 10 से 5 का जॉब है, ये जॉब है एक्चुअली। एक्टिंग होती है रात को जो खड़े होकर एकदम से आपका मन किया, आपने विलियम शेक्सपियर उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपने अंधा ही उठाया, अश्वत्थामा की स्पीच पढ़ना शुरू कर दी। तो ये तो इसमें खुलापन होता है। स्टूडियोज़ में कहीं चले जाए रात, एनएसडी में ये सुविधा थी कि आपके पास में स्टूडियो है, तो हैमलेट करते हुए रात को हम रिहर्सल क्या करते थे, 3 बजे जाके कहीं अंदर घुस गए और आपके स्पीच पढ़ रहे हैं, टू बी और नॉट टू बी और डायनेमिक्स रियलिटी वगैरह। लेकिन वो समझ में नहीं आया मेरे को, समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया एक्चुअली। मुझे अब लगता है कि मुझे वो सर्विस करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा होता मुझे। तो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है आपके मतलब ज़िंदगी को संवारने का मौका मिलता है, और ऑर्गेनाइज तरीके से एक्टिंग करने का मौका मिलता है, और एक्टिंग के पैसे भी मिलते। आप ये कैसे कंपेयर करते हैं कि उस समय पर मैंने इस चीज़ को किया होता, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं वो तो कई लोगों के लिए आदर्श बना हुआ है, आप माने ना माने, लेकिन लोगों को लगता है कि आपने तो एक ऐसी शानदार शख्सियत डेवलप कर ली। तो हो सकता है कि छोड़ने की वजह से हुई, मालूम नहीं है उसकी वजह से हुई है, किसकी वजह से हुई, लेकिन मैं एक ज़िंदगी जीने का ढंग था जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन इन्वाइटेड थे। अगर मुश्किलात पैदा नहीं होती ज़िंदगी में तो मेरे को ज़िंदगी गवारा नहीं थी। बहुत ही मतलब आमंत्रण का दे के जो है मैंने कॉम्प्लिकेशंस को पास बुलाया, आमंत्रण दे के आओ आओ आओ। डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। डिसऑर्गेनाइज एंड जीनियस कहते हैं ना कि डिसऑर्गेनाइज जितना हो जाता है उतना। बताइए ना कैसे, जैसे उदाहरण के लिए कि आपका दिलचस्प किस्सा भी हो जाएगा कि कैसे आपने किसी मुसीबत को उस समय पर बुलाया। अरे ऐसी ही जो है मतलब एक चीज़ थोड़ी थी, मतलब बताने के लिए एक चीज़ नहीं है। मतलब रिहर्सल, अब यही पहली बात तो यही थी कि कौन उस वक्त बहुत बड़ा फाइनेंशियली तो जो है बहुत बड़ा गेन होता अगर मैं रेपेट्री में रहता, तो बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे परिवार तो खुश हो गया था। तो उस वक्त जो है 4000 5000 बहुत थे, मतलब 88 में 4000 5000 बहुत थे, तो मेरे परिवार तो बहुत खुश हो गया था। फिर एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग से पैसे मिल रहे थे, एक्टिंग के पैसे मिल रहे थे, बेस्ट ऑफ द रोल्स करने की गुंजाइश थी, क्योंकि मैं एनएसडी में अच्छा एक्टर माना गया था, और निकलने के बाद में मेरा अच्छा खासा रुतबा था रेपेट्री में। और रेपेट्री में ख़ास बात होती है कि एक प्ले अगर आप करते हैं तो मरता नहीं है वो। इट इज़ नॉट ड्रामा स्कूल, इट इज़ रेपेट्री, प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो लगातार चलता रहता है। शोज़ के शोज़ होते हैं, इतने शोज़ करने का मौका मिलता है। अनप्रोफेशनल लाइफ में हम जो है शौकिया तौर पर जो है हमने जो रंगमंच किया बहुत भारी किया, लेकिन हम कितना शोज़ कर पाते हैं उसके, कितना शोज़ कर पाए उसके। एक प्ले करते थे, उसके बाद में आपके शोज़ की तरह जाया करते थे। एक बार 5 कर लिए, 6 कर लिए, 7 कर लिए, 10 कर लिए, 20 कर लिए, वहाँ पर 100 शोज़ करने का मौका मिलता था। तो वो जो चीज़ मैंने मिस की, वो
अंधड़पन में मिस्की में अंधे होकर के यार नहीं करना नहीं करना नहीं करना। पहले मेरे साथ ऐसा था कि जो है यार नहीं करते हैं, चलो आगे जो होगा सो देखा जाएगा, आगे कैसा क्या होगा ये दिखना ज़रूरी था कि कितना भयानक हो सकता है। आगे जो कुछ हुआ बड़ा भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ, तो आगे की परवाह ही नहीं करी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आदमी को कि ज़रा सा रेपरेटरी के इमीडिएट बाद जो छोटा सा आपका समय रहा उसमें आप मुंबई चले गए या वहीं नहीं, पे नहीं, दिल्ली में रेपरेटरी ही आपने कुछ? नहीं 88 में था मैं रेपरेटरी में, उसके बाद में 89 में गया मैं मुंबई, 89 से लेकर अरे 90। बढ़िया आपने याद दिलाया, 88 का ही तो समय था। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते, अगर इनके बारे में रिसर्च की है, पढ़ा है, तो आप ज़रूर जानते होंगे। पीयूष मिश्रा आज जो दिख रहे हैं, इससे इतर वो आपको एक फिल्मी हीरो, जो हीरो का किरदार होता है उसमें दिखाई देते, क्योंकि मैंने प्यार किया इनको ऑफर हुई थी उस समय पे। ये क्या, ये सलमान खान की जगह आप थे और उसमें लुक्स आपके जो उस समय के हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब ऐसी कोई बड़ी कहानी नहीं है, वो मीडिया ने बहुत बड़ा बना दिया उसको। मैं बैठा हुआ था अपने, मैं रिहर्सल कर रहा था सर्कुलर स्टूडेंट नंबर 2 में, वहाँ से मुझे बुलाया मिस्टर महर्षि जो है उस वक्त प्रोफेसर वो थे, निदेशक थे, तो वहाँ बुलाया। तो अंदर बैठे हुए थे एक सज्जन बैठे हुए थे, उनका नाम था राजकुमार बड़जात्या। तो उनसे मिलवाया कि मैं इसकी बात कर रहा था, तो उन्हें देख कर बड़ा मुतासर हुए। उन्होंने कहा प्लीज़ जो है आप मुझे अपना फोटोग्राफ दे दीजिए। तो मिस्टर महर्षि ने कहा कि मैं दे दूंगा वो। तो उन्होंने कहा कि आप कब आ सकते हैं बॉम्बे? तो मैंने कहा सर मैं 3 महीने बाद निकल रहा हूँ यहाँ से। और मैं तो उन्होंने बतलाया मुझे कि जो है राजकुमार बड़जात्या हैं, और वो इतना किस्सा पुराना हो चुका कि राजकुमार बड़जात्या खुद को भी याद नहीं। मैंने मिला उनसे, मैं पूछा कि आपको याद है आप एक बार NSD गए थे, मैंने प्यार किया किस सिलसिले में? तो बोला उन्होंने कि हाँ आप क्या बोला मैं, हाँ। मिस्टर महर्षि ने कहा कि मैं दे दूंगा, और जो है ये 3 महीने बाद निकल रहा है, और उसके बाद में। तो मैंने कहा माजरा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है आपके एक फिल्म, इनका बेटा फिल्म बना रहा है सूरज बड़जात्या, उसका वो है मैंने प्यार किया, उसका नाम है। मैंने प्यार किया बतलाया था या मेरे ख्याल से नहीं बतलाया था, मुझे याद नहीं। टाइटल मेरे ख्याल से उनके हीरोइन की खोज कर चुके हैं लोग, और ये जो हीरो की खोज करने के लिए आए हैं, कोई नया चेहरा चाहिए। हाँ, तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। तो फोटो देखी, मैंने कहा, मैं बाहर निकल रहा था तो तारीफ़ कर रहे थे मेरे फीचर्स की कि हाँ भाई ये अतिशयोक्ति नहीं है इसमें बोलने में कि जो है मतलब नहीं आप खूबसूरत सुना था, माशाल्लाह आज भी हैं, तो और ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो है व्हाट फीचर्स। इसके बाद में जो है आपके, मैंने कहा आप तुरंत आ जाइए। निकलने के साथ ही प्रभा देवी मेरा ऑफिस है कल राजकीय कला मंदिर का, और वहाँ पर आ जाइए आप तुरंत। तो वहाँ पर आप उसके 10-12-13 दिन बाद जो है मिस्टर महर्षि मुझे मिले रास्ते में। उन्होंने कहा तुम तुरंत चले जाओ, अगर तुम NSD छोड़ना भी है ना तो भी तुम छोड़ दो, अभी बीच में 3-4 महीने बचते हैं, तो मुझसे पैसे लेके चले जाओ। मैं नहीं गया। और क्यों नहीं गया? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण थे, मैं बता नहीं सकता। नहीं, आपने ये जो ईयर बताया तो मुझे याद आया कि ऐसा एक किस्सा था, तो वो अचानक उससे कनेक्ट हो गया। खैर, इसके बाद पहली बार मुंबई कब आया? मैं आया 90 में गया, मैं 90 में जो 90 है में। हाँ, मतलब ये किले का रहस्य करके हमने एक सीरीज किया था। अरे बड़ा मशहूर, बच्चों में बड़ा पॉपुलर था। तो उस दौरान जो है भी बहुत थे बच्चे, हम तो खूब डरे उससे। बड़े बड़ा डरे, बड़ा खतरनाक कैरेक्टर। जबकि उसमें ना भूत प्रेत वैसे दिखाई देते थे, लेकिन इसके बावजूद उसका डर, वो पंजा देख के ही घबराहट हो जाती थी। तो उसकी शूटिंग के दौरान जो है मेरे को बॉम्बे जाने का मौका मिला, और एक बार सईद अख्तर मिर्जा उसके एक आध एपिसोड में थे आप या नहीं, सारे एपिसोड में आप थे? अच्छा, अरे तो फिर से देखना पड़ेगा इसको। 6 एपिसोड थे मेरे, 6 या 7 एपिसोड। इंतजार जो था, इंतजार में जो सईद बाद में था। हाँ, सईद अख्तर मिर्जा ने मुझे 88 में बुलाया था, ये लास्ट एपिसोड में, जिस लड़के का इंतजार हो रहा होता है उसमें उसका रोल था। तो उन्होंने कहा आप, तो उन्होंने बज्जू भाई को, राम गोपाल बजाज साहब को फ़ोन किया कि मुझे वो लड़का चाहिए जो मेरे CPM के ऑफिस में आए थे, मिर्जा साहब। तो उन्होंने हैमलेट देखा हुआ था। तो मैं तब बिल्कुल ही बहुत फक्कड़ था, बिल्कुल खाना पीना नहीं था मेरे पास में, दाढ़ी बड़ी हुई थी, ये था वो था, बहुत आवारागर्दी की हालत में था। और मैं फैलते हुए चला गया इनके CPM के ऑफिस, 14 अशोका रोड, कि मैंने कहा कि आप डायरेक्टर हो तो और एक्टर को काम देते हो, तो 2 मुझे आपने दिखाया मेरे को, आपने हैमलेट में। तो कहने लगे पहले तो पहचान नहीं पाया कि कौन हो यार। मैंने कहा हैमलेट किया था मैंने सर, हैमलेट किया था। अगर एक्टर की तलाश है तो मेरे को कास्ट करो फिर, कि वरना फिर खामा की जो है कम्युनिज्म के फेंकते रहते हो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, शांत हो जाओ, चाय वाय पिलाई, खाना वाना खिलाया, जाओ तुम। उसके बाद उनका जो 88 में फ़ोन आ गया बज्जू भाई के पास में कि मुझे वो लड़का चाहिए। तो उसके बाद मैं गया काम करने के लिए, वहाँ गया। उसके बाद पहले नसीर जो है मुझे देख चुके थे NSD में शो करते हुए, मैन निकोल्स मैन
मैंने किया था, तो नसीर देख चुके थे। तो नसीर का मैं बड़ा लाड़ला एक्टर हो गया था। बाद में पढ़ाया भी उन्होंने आपको पढ़ाया नहीं, सीनियर के तौर पर कई बार क्लासेस वगैरह इन लोगों हाँ, के? लेकिन तब तक मैं निकल चुका था वहाँ से, उसका मौका नहीं मिला। उनके साथ काम करने का मौका मिला, बाद में कुछ मतभेद हुए, बहुत मकबूल मतभेद को हुए। जानते ही हैं, और वो मकबूल वैसे नहीं, भी वो तो बहुत मकबूल बात की बात नहीं कर रहा, वैसे एनएसडी में पढ़ते हुए भी जो है उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ प्ले किया मैंने बॉम्बे में, जिसमें 2 लोग थे, मैं और नसीर, वो था। लेकिन बाद में किसका दोष था किसका नहीं, उस वक्त तो मेरे दोष था, पट नहीं पाई किससे? नसीर से। हाँ, मेरे उस वक्त तो मेरे दोष था। मकबूल के बाद में फिर मेरा दोष नहीं था, फिर उनका भी दोष था। ओमपुरी जी के साथ में मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मैं बचपन से, और ये अब वो रहे नहीं, स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन जब वो आए थे तो अल्कोहलिज्म के वो ज़बरदस्त शिकार थे, और इसको मैंने विटनेस किया है। उस अपने इंटरव्यू के दौरान मैंने विटनेस किया है, वो सार्वजनिक था क्योंकि, और वो बड़ा तकलीफ दे था कि मैं इनकी आवाज़ का मुरीद, मैं इनकी एक्टिंग का मुरीद, इन्होंने फेसेस से ऊपर उठकर एक्टिंग को एक मकाम पर पहुंचाया। क्या कुछ ऐसा होता है कि ये सर्कल कुछ इस तरह का है कि इन चीज़ों से मेरा मतलब है कि नशा या दूसरी चीज़ें घेर लेती, क्योंकि आपके साथ बहुत जुड़ता है ना ये। मालूम क्या हुआ, मतलब कुछ तो है इसमें, या कोई तो चीज़ जुड़ती है इसके साथ में, कि जो है नशे बहुत करते हैं हम लोग। एफटीआई में भी, यहाँ पर भी 2 इंस्टीट्यूट देखे हैं मैंने तो, बाकी एसपीए हो गया, एनआईडी हो गया, अच्छे इंस्टीट्यूट, सब बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन एनएसडी पर्टिकुलरली एक्टिंग संप्रदाय में जो है ये होता है कि एक्टिंग समुदाय में कि जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते हम लोग। या क्रिएटिव वाला कह लें, ऐसे क्रिएटिविटी वाले काम में ऐसा होता है? क्रिएटिव कह लीजिए, मतलब कहने की बात है। मेरे ख्याल से नॉन अल्कोहलिक भी अच्छा खासा क्रिएटिव हो सकता है। तो इसको मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। आपसे कह रहे हैं कि ऐसा होता है। और जब रोग बढ़ जाता है, मतलब आपकी शराब जब बढ़ जाती है, तो फिर वो अल्कोहलिज्म की शक्ल ले जाती है। अल्कोहलिज्म बीमारी होती है, उसका कोई निदान नहीं है। डॉक्टर्स के पास तो कोई उसका तोड़ है नहीं। तो बोलते हैं कि इसका खाली स्पिरिचुअल जो निदान, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बीमारी कहते हैं इसे, स्पिरिट कहते हैं ना, स्पिरिट। तो स्पिरिट जो है आपके मतलब स्पिरिचुअलिज्म में जुड़ी हुई है। तो एक आध्यात्मिक निदान है इसका, आध्यात्मिक निदान है इसका। ये भी एक नई डेफिनेशन है। हाँ, ये हाँ, लैटिन में एक वर्ड होता है स्पिरिट लैटिन में व्याख्या की गई है। स्पिरिट और स्पिरिट दो अलग अलग शब्दों के अलग, अभी तक वो समझते थे व्याख्या, आपने उसको एक कर दिया। मैंने नहीं किया, आत्म तत्व और अल्कोहलिक तत्व। मैंने नहीं किया। तो ये था, तो उसका शिकार रहे हम। उसके बाद फिर उससे निकला मैं, बड़ा मुश्किल से निकला मैं। बहुत काफ़ी चीज़ खो दी उस चक्कर में, बहुत चीज़ खो दी उस चक्कर में। लेकिन फिर काम बड़ा एक ये था कि एक ज़ील टू सर्वाइव थी मेरे अंदर, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, कि ज़ील टू सर्वाइव, तो मरूंगा नहीं। मैंने कुछ वादा कर रखा था अपने साथ में, कुछ भी हो जाएगा, मैं आई वोंट डाई, कुछ भी हो जाए मरूंगा नहीं। ऐसी खराब स्थिति आ गई कि जो है, ऐसी एक बार नहीं कई बार आई कि जो है अब यार पीयूष मिश्रा बचा नहीं है कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में, अब ख़त्म हो जाओ, लेकिन मरूंगा नहीं, लगातार काम करूंगा, लगातार काम। शादी हो गई थी आपकी 90? शादी तो 95 में हुई। 95 में हुई। मतलब आप जब मुंबई आ गए या फिर दोबारा दिल्ली आ गए थे आप एक्ट 1 के लिए? हाँ, दोबारा 90 में आ गया था वापस। 89 में गया था वहाँ पर, 90 में आ गया। मुंबई में स्वागत नहीं किया था मेरा। मैं आधा अधूरा एक्टर था, आधा अधूरा इंसान था। तो ये जो कुछ सीरियल्स बताए आपने, यहाँ तक सीमित रही वो जर्नी आपकी? सीरियल मैंने वहाँ पर किया था, ये तो दिल्ली में रहते हुए किया था, किला का रहस्य। और वहाँ पर मैंने श्याम बेनेगल के साथ में डिस्कवरी किया। खोज में आप थे एक एपिसोड में? एक 2-3 एपिसोड में था मैं। और एक डॉक्यूमेंटरी की थी। मुझे याद है 1857 वाला, बहुत वायरल भी होती है उसकी छोटी छोटी क्लिप की, ये पीयूष मिश्रा है पहचान में। उसके बाद में यहाँ आ गया था, उसके बाद में यहाँ आ गए थे, वहाँ फटके खा के आए थे, मतलब आपके अच्छा सलूक नहीं किया। फिर 90 में जब वापस आए, उसके बाद कितना समय रहे आप दिल्ली में? 2003। बहुत लंबा समय रहे। हाँ, थिएटर करते रहे तब तक? हाँ, थिएटर करते थे। वो बेवकूफ़ी थी, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। बहुत लंबा थिएटर आपने किया। हाँ, वो किसी को भी एडवाइस नहीं करता मैं, वो मैंने स्पष्ट तौर पर किसी को भी एडवाइस नहीं करता मैं, वो किया मैंने, तो वो उसी का परिणाम है। वो जो एक मशहूर आर्टिकल छपा था कि एक लॉयलिस्ट थिएटर आर्टिस्ट ने बैग पैक कर लिए हैं। लास्ट लॉयलिस्ट, लास्ट लॉयलिस्ट, हाँ ये वर्ड ठीक है। ये मैं 2002 या 3 में छपा था मेरे ख्याल। तो ये प्रतिष्ठा हो गई थी आपकी थिएटर को लेकर की? हाँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा थिएटर, ऐसा मानने लगे थे लोग बाग कि पीयूष मिश्रा थिएटर है और थिएटर पीयूष मिश्रा है, तो कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भ्रांति हो गई थी और मिथ बन गया था। और मेरे ख्याल से मैं भी सोच चुका था कि कभी नहीं छोड़ूंगा,
मैं भी छोड़ चुका था कि कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़रा से भी पैसे मिल जाते अगर यहाँ पर ना, तो मैं बीवी के साथ टिक जाता यहाँ पर। लेकिन उनकी पत्नी की भी हालत देख के, मैं यही सवाल था कि घर का खर्चा क्या फिर मैडम के हाँ वो चला सैलरी आदि इत्यादि से चल, ऑफिस में आपको काम कुछ करते। पैसा नहीं मिलता था इसमें, या थोड़ा बहुत जो मिलता था वो कहाँ पैसा मिलता था, हम्म, कोई पैसा नहीं। और जो मिलता था वो मतलब शराब का ऐप था। तो प्रिया जो है काम करती थी उस वक्त, और बच्चे की पढ़ाई थी, बड़ा बेटा हो चुका था 4 साल का, वो तो हमने ग्वालियर का घर भेज दिया था। उसकी वजह से एक घर खरीद लिया था दिल्ली में, वरना घर भी नहीं खरीद पाते। अब बॉम्बे के सारे घर हमने अपने पैसे के लिए, तो वो हुआ। तो हालत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत थी। और ये लोग सब निकल चुके थे वहाँ से, वाजपेयी और आशीष विद्यार्थी और विशाल और रेखा वगैरह सब लोग निकल चुके थे वहाँ से। ये इस्टेब्लिश हो गए थे वहाँ। हाँ, तब तक तो बन चुके थे सब। और आप यहाँ बैठे बैठे सोचते होंगे कि ये सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कोफ्त हुआ करती हो रही थी? हाँ यार, बिल्कुल हुआ करती थी कि जो सब लोग बन गए मैं नहीं बना, ये कोफ्त हुआ करती थी। कि शराब वराब इसी चक्कर में तो शुरू नहीं हो गई? इस चक्कर ये भी एक चक्कर था, ये भी एक चक्कर था। हाँ, ये क्योंकि अंदर होता है, ये आपको पता नहीं चलता उस समय पे। फ्रस्ट्रेशन होगा कि जो है मैं कुछ नहीं कर पाया। और असली फ्रस्ट्रेशन ये भी था कि बच्चे को मैं ढंग से एजुकेट नहीं कर पाऊंगा, और माँ के आखिरी सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रिया इतनी, आई हैड ए लवली वाइफ, आई हैड ए ब्यूटीफुल वाइफ, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी जो है सारा मेरे लिए करने बीत गई उस वक्त में। तो अभी जो है मैं आई जस्ट ट्रीट हर लाइक ए क्वीन। मतलब इस वक्त जो है आपके वो घर की महारानी है, वही घर संभालती है पूरा। हमने बड़ा घर लिया है अभी वर्सोवा में, तो शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता आज की तारीख में। मैं उसको कष्ट देना नहीं चाहता। बच्चे आपको कैसे लेते? आई हैड बीन ए वेरी गुड फादर, क्योंकि जो है जब बच्चे छोटे थे तब मैं जब बहुत छोटे थे, जब मैं इतना अंत तक शराब पीता था। बच्चों को बड़े होने के बाद में, बड़ा तो बेटा जो गया पहले फूड इंडस्ट्री में गया, होटल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर शराबान बात है, तो उसने माइंड नहीं किया। छोटा जो है आपके मतलब अभी जवान हुआ, 20 साल का है, बड़ा वाला 27 साल का है। तो उन लोगों ने जो है आपके मतलब उन लोगों ने उनकी तरफ से, मैं आई हैड बीन वेरी काइंड टू माय किड्स। देखिए आपके इसी वर्ड में, सेंटेंस में, 20 साल का है अभी, और 20 साल में आप सब निचोड़ नचाड़ के आप चल गए थे, एनएसडी आ गए, और एनएसडी में खुद का संघर्ष शुरू कर दिया। और अपने बच्चे को लेकर, अभी तो 20 साल का है, बच्चा है, छोटा है। हाँ 20 साल का ये है, भाव रहता है। और जो है मतलब अभी उनका वो कदर करते हैं मेरी। मतलब शराब की स्थिति मैंने उनके साथ कोई बुरा नहीं किया, लेकिन संभाला उनको प्रिया नहीं है। वो मामाज किड्स है, तो संभाला उनको प्रिया नहीं है। लेकिन मैंने उनके साथ में कभी बुरा नहीं किया। वो बच गए बेचारे, पता नहीं कैसे बच गए, मेरी गंदी संगति से बच गए वो। तो आपको देख के तो नहीं उनको वो एक्टिंग से विमुख हो गए? क्योंकि इंडस्ट्री में नहीं है जनरली, हम तो देखते हैं कि एक्टर का बेटा एक्टर बना। दोनों एक्टर थे, दोनों एक्टर हैं। मैंने आजमा कर देखा, दोनों एक्टर हैं। रोल्स भी किए उन लोगों ने कुछ थिएटर में, लेकिन मज़ा नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, तो हमें जो है हम जो करना चाहते हैं वो करने दो। तो छोटे ने जो है बड़े आराम से फिजिक्स चुन ली। उन्होंने कहा मैं ना समझ आऊँगा, मैं इसमें जाऊँगा। और बड़े ने आराम से जो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री चुन ली। वो गया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के लिए लंदन, और वहाँ से करके आया, और उसने उसके बाद में ज्वाइन कर लिया वो स्पोर्ट्स फॉर्म। तो अभी दे आर वेरी हैंड, दे आर वेरी। हाँ, हालांकि लोग कहते हैं, देखिए मैं तो इसी शो में जॉनी वॉकर साहब के बेटे नसीर, या रितु शिवपुरी जी, ओम शिवपुरी जी की बेटी हैं, इन लोगों से भी बातचीत की, और इनसे बिल्कुल एक अलग पहलू जानने समझने को मिला कि ऐसा नहीं कि आप किसी सुपरस्टार के घर में पैदा हुए तो आप सुपरस्टार बन जाओगे, एक्टर बन जाओगे। उसमें बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। हाँ, हमने जो कुछ देखा, हमने जो कुछ देखा है, जितना स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, उसका इन्हें मैं बतलाता रहता हूँ उनको। अपने एनएसडी लाता रहता हूँ उनको, बतलाता रहता हूँ मैं अपने किस्से, यही बतलाते रहती है। और किताब अब हिंदी पढ़ते नहीं है, जनरेशन की दिक्कत ही है, तो वो भी पढ़ाऊँ उन्हें, अगर ज़रा पढ़ लें तो ट्रांसलेट नहीं करवाई अभी हो रही है? अच्छा, हार्पर कॉलेज के पास में है, अभी हो रही है। तो वही है कि जो है अच्छी ज़िंदगी बीती यार, कुल मिलाकर ख़राब ज़िंदगी नहीं बीती, अच्छी ज़िंदगी बीती। डिप्रेशन एलिवेशंस मतलब इतने नहीं आए ज़िंदगी में, तो मज़ा। फिर भी आप चाहते हो कि मतलब आपके जैसी शोहरत मिले के लिए आपके जैसी ज़िंदगी बीते किसी भी आपके करीबी की, ऐसा आप चाहते हो?
यार ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है ना, ये तो कैसे होगा? नहीं, मतलब फिर हर भी बंदा जो आपने individual- देखा है उस टर्मोइल को देखना पड़ेगा फिर यहाँ पे नहीं, हर बंदा इंडिविजुअल है, हर बंदा अपने अपनी अब इन लोगों की ज़िंदगी, जो मेरे और साथी हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी थोड़ी बीती है, सबकी ज़िंदगी ख़राब बीती है। मैंने देखा है जो भी बने हुए हैं आज की तारीख में, जो एक्टर्स बने हैं, जी जी मैं उन्होंने जानता अपना हूँ। स्ट्रगल दिखा है, तो मैं उन्हें दोष नहीं देता और ये भी नहीं बोलना चाहता कि मेरा स्ट्रगल उनसे ज़्यादा खतरनाक था या भारी था। सबके स्ट्रगल अपने आप में जो है बड़े, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव अच्छा, था। फेजेस भी होते हैं, जैसे आपने ये जब बोला मनोज बाजपेयी जी से, मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका, तो उस समय दिल्ली के एक डायरेक्टर के साथ वो एक फिल्म कर रहे थे और बड़ा डिफिकल्ट समय था, काम ही नहीं था उनके पास। एक दो काम वो सत्या में जो हो गया, उसके बाद में काम मिलने में बड़ा समय लगा। हाँ, बीच में बताते हैं उसका वो फेस था। कि बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अचानक से मैं देखता हूँ कि अभी ओटीटी हो या कई फिल्मों से वो तो एकदम स्टार है। उभर के एक स्टार के तौर पर सामने आ गए। बिल्कुल है, तो बिल्कुल। ये फेजेस को आप कैसे आकलन करते हैं? फेजेस अब कोई टेंशन नहीं होती। मैं मेरे किसी को भी नहीं या आपको नहीं? मुझे और मैं ओवरऑल अभी जो आपको एस्पिरेंट सुन रहे हैं उनके हिसाब से बताइए ना कि ये फेजेस लाइफ में कितने अभी तो विपक्षना आ चुकी सर, अभी तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैं जब भी, मैं वैसे भी जो है बाहर जाता नहीं, मैं पार्टी से जाता नहीं, मैं और शौक है नहीं मेरे। मैं जो है, जो घर में टाइम मिलता है मैं विपक्षना करने बैठ जाता हूँ। मेरा ज़िंदगी का मेजर जो 4-5 घंटे तो नहीं, 3-4 घंटे तो है पक्के विपक्षना के ज़िम्मे। तो मुझे अब फिक्र भी नहीं है इस बात की, मैं कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं हूँ अब। पहले अंदर था कंपटीशन, कॉम्पीट करने की लालसा थी, ये बन गया क्यों बन गया, मैं इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ये सब चीज़ें थी मेरे अंदर। डहा, जलन, कुड़न, ईर्ष्या सबका मार रहा हूँ मैं, और मेजरली बिकॉज ऑफ शराब। अल्कोहल ने जो है, आपके अल्कोहल ये सब विसंगतियाँ आपके अंदर अब उपजा देती है। तो मैं उपज गई थी ये चीज़ें, पता नहीं कहाँ से उपज गई थी, तो वो करती है वो चीज़, नशा आपके अंदर कर देता है। तो आज की तारीख में रिग्रेट करता हूँ मैं सबसे। माफ़ी क्या मतलब, आपके हर बंदे से एक मुहिम चलाई है मैंने कि मैं जाऊँगा हर बंदे के पास में, जाता भी हूँ हर बंदे के पास में, इंडिविजुअली जाकर जो है माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि यार मेरे से गलती हो गई उस वक्त, जो कुछ मैंने तुम्हारा बुरा किया शराबित के फेज़ में। अच्छा, मुझे ये बताइए फाइनेंशियली फ्री कब हो गए थे, जब आपको लगा कि हाँ अब पीयूष मिश्रा इस स्थिति? नहीं यार, बहुत बाद में हुआ, मैं बहुत बाद में हुआ। कितनी उम्र तक आता? अरे बहुत बाद में हुआ, वो तो हुआ पिछले। बताइए ना, कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसकी वजह से आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम? नहीं, अरे मेरे लिए तो जो है 1 लाख रुपया जो है 2002 में मेरे बैंक में आ गया था। पहली मरतबा लाख रुपये देखे थे मैंने, तो मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मैं लखपति बन गया। मैं नाच उठा था कि ऐसा भी हो सकता है कि पीयूष मिश्रा ने 1 लाख रुपये कमा लिए। उसके बाद तो हर चीज़ बोनस थी। उसके बाद तो करते आज मैं ये नहीं कह सकता कि जो है मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता फिर भी कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला होगा, कोई ऐसा काम मिला होगा? ऐसा कोई काम नहीं मिला मुझे इसमें जिसने पैसे की एश्योरिटी दी हो। पैसे उतने मिले जितने मिलने चाहिए थे, और मेरे लिए बहुत थे, मेरे लिए काफ़ी थे अभी तक जितने पैसे मिले हैं। क्योंकि मैंने भाई, आई शुड काउंट माई ब्लेसिंग्स। अगर मैं जो है ज़रा सा भी दुखी हूँ दुनिया से। दिल से आपको मुंबई में मिली थी, यहाँ रहते हुए? दिल्ली में, दिल्ली से रहते हुए मिली थी। और मकबूल बॉम्बे में पहला काम था बॉम्बे में। तो इसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम? मकबूल में कितने पैसे मिले थे मुझे? कुछ नहीं। अब आप बताना चाहें तो बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं, उसमें 1.5 लाख रुपये मिला था मुझे। अच्छा, 1.5 लाख रुपये मिला था वो तो सब आपके मित्र लोग ही कर रहे थे? मित्र लोग थे, और पहला रोल था, पहला बड़ा रोल था। कमाल का रोल है काका। हाँ, रोल था, बड़ा रोल था। क्या रोल? तो या तो रोल ले लो आप, या फिर मतलब पैसे तो क्यों देंगे भाई? पर आपने जान डाल दी, मुझे नहीं लगता कोई और उसको, अब वो तो कोई किसी ने किया नहीं उसको, खैर, लेकिन जिस हाँ, मैं अंदाज में स्टार तो था नहीं मतलब उस वक्त, और अब भी स्टार नहीं। स्टार वो होता है जिसपे प्रोड्यूसर पैसा लगाने के लिए तैयार हो। बॉम्बे में स्टार वो होता है। रॉक स्टार बन गया मैं। रॉक स्टार आजकल जो है, उस पे आऊंगा मैं, रॉक स्टारडम जरूर हो गया मेरे आऊंगा। पास वो तो एक इतना इंपॉर्टेंट पहलू है आपकी लाइफ, कैसे छोड़ूंगा उसको मैं। हाँ। मुझे ये बताइए कि मकबूल के बाद मैं नहीं देखता कि आपको बहुत ज्यादा काम, जो आपको उस काम को, काका के कैरेक्टर को देखने के बाद मिलना चाहिए, वो बहुत मिला? नहीं मिला यार, नहीं हाँ, मिला। पता ये नहीं क्यों, मिला। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं यार। मकबूल में जो है जिन लोगों को तारीफ करनी चाहिए थी मेरी, उन्होंने नहीं की। प्रेस में बिल्कुल नाम नहीं गया। अरे मकबूल चली भी तो बहुत बाद में है, उस समय जब लगी होगी तब किसी को नहीं पता, बाद में कल्ट क्लासिक के तौर पर नहीं चली, उस वक्त हिट फिल्म थी। मकबूल इज ए हिट फिल्म। मकबूल वॉज ए हिट फिल्म। लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे मकबूल के लिए, उन लोगों ने जो है, उसमें वहाँ पर बहुत काउंट होता है कि आप प्रेस में किसका नाम सबसे अधिक जा रहा है, सबसे कोट किसको कर रहे हैं। ओके। उसमें किन्हीं कारणवश नहीं, कारण पता तो नहीं मुझे क्या थे, हमेशा ऐसा मैं लगता समझ है। नहीं पाया क्यों, मतलब आपके क्या कारण थे, किसी ने नाम नहीं आपकी लिया। प्रतिभा ज्यादा आड़े आई है आपके करियर में? आड़े मतलब कि आपको और ज्यादा बेहतर काम मिलता है, या आपसे जलन नहीं होती तो नहीं, शायद मुझे उन लोगों से, मैंने विशाल से मुझे एक काम मिला, मकबूल।
अनुराग ने बेचारे ने ज़रूर जो है लगातार काम दिया मुझे। तो इसके बाद ये गैंग्स ऑफ वासेपुरी थी दूसरी जो आपको ऐसा लगता है नहीं, कि इसके बाद में झूम बराबर झूम आई, वो फ्लॉप हो गई। मकबूल के बाद में एक फिल्म आई थी मातृभूमि, बहुत छोटी फिल्म थी, बड़ी कल्ट फिल्म थी वो भी अच्छी। मातृभूमि आई थी 1971 में, मैंने लिखी थी पाकिस्तानी POWs पर। ऐसी जो है करती, और 3-4 फिल्में थी, लेकिन फिर गुलाल आई। गुलाल हाँ, थी अरे 2009 की गुलाल थी, और 2012 में जो है ये आई गैंग्स ऑफ वासेपुर। 45 के करीब जो है मुझे स्टारडम मिला, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको उस तो मैं ऐसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इस फेज के देखूं तो मकबूल, गुलाल और वासेपुर, फिर उसके बाद में बाकी काम तो आप कर ही रहे थे। आपने तो लिखा भी कितना सारा है, कितने गाने लिख दिए, कितने डायलॉग्स आपने कितनी फिल्मों के लिखे। हाँ, लिखा मैंने लिखा। ये डायलॉग वाली चीज कब आई थी कि किसी ने बोला हो कि डायलॉग भी हमारे लिए लिखो आप? ये यहाँ से आया था। यहाँ एक सुजीत सरकार ने फिल्म बनाई थी 2004 या 5 में, कश्मीर पर। जिमी शेरगिल और एक लड़की थी, नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उसमें उसने कहा था कि आप लिखो डायलॉग, और मैं सुजीत को मैं यहाँ से जानता था एक्ट 1 से, तो उसके लिए लिखे थे डायलॉग, और स्क्रीन पे लिखा था उसके लिए, तो वहाँ से लिखा था डायलॉग। तो मैं मतलब आपके प्लेस जो थे, एक्ट 1 के प्लेस थे, सब में मेरी डायलॉग, मेरी स्क्रिप्ट थी सारे। ये डायलॉग आप तभी लिखते थे जब पैसे वैसे की जरूरत हो या टाइम खींच रहा हो, या आपको लगता था? किसके लिए? ये जितनी आपने तो इतनी फिल्मों के लिए लिखे, मतलब वो पूरी फहरिस्त है उसकी तो लंबी। पैसे के लिए लिखता हूँ मैं, वहाँ पर पैसे, हर काम वहाँ पर पैसे के लिए होता है यार। हर काम बॉम्बे में, हर काम पैसे के लिए होता है। मिजाज से डायलॉग राइटर आप झक मार के अच्छा लिखना पड़ेगा, मुझे पैसे मिल रहे हैं मुझे। ये फिल्मी म्यूजिक या रॉक स्टार वाली भूमिका में आप कब आना शुरू हुए? ये 2016 में हमने बनाया था बैंड। उसके पहले मैं बहुत सारे महफिलों में गाया करता था, जनरली अपने पुराने गाने। मेरे गाने मशहूर थे, ये उजला उजला शहर होगा और हुस्ना, ये तो बहुत मशहूर थे। तो फिर मेरा एक दोस्त है निशांत अग्रवाल, जो मेरा गिटार प्लेयर है, उसने मुझसे कहा कि आप बैंड क्यों नहीं बनाते, जब गाने गा ही रहे हो आप हर जगह, तो आप बैंड के साथ गाओ ना। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं यार। ये अच्छा, आरंभ है प्रचंड आपने पहले कभी लिख रखा था या इसी के लिए लिखा? गुलाल के लिए लिखा था। लिखा इस पे गुलाल के लिए लिखा था, गुलाल के लिए कंपोज किया था, गुलाल के लिए गाया था। तो मैंने 2016 में हमने 3 लोगों का बैंड था ये। मैं था, निशांत था, और एक जयंत पटनायक करके हमारा वो था परकशनिस्ट। हम 3 लोग थे। इनको आपने ढूंढा, इन्होंने आपको ढूंढा कि सर आ रहे हैं ऐसा कुछ करते हैं? निशांत ने ढूंढा सब। एक्चुअली पूरा बैंड बनाने का श्रेय निशांत को जाता है। अगर निशांत नहीं होता तो निशांत ने बैंड को एक्सपेंड किया कि इसमें पीयूष भाई ये भी होगा, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, करते करते 3 बंदों से आज जो है वो 15 लोगों का बैंड है। कितना टाइम लगा था आपको ये डिस्कस करने में, नामकरण करने में कि ऐसा एक बैंड बनाना चाहिए और पीयूष मिश्रा आप प्रोफेशनली बिल्कुल रॉक स्टार के तौर पर निकलेंगे गाना गाने? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा। ये तो बनता चला गया। ऐसे तो कभी करते रहेंगे, बैंड भी चलाते रहेंगे, ऐसा कुछ था। बैंड भी करते रहेंगे, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ही बैंड भी करते रहेंगे, ऐसा कुछ था दिमाग। ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि रॉक स्टार बन जाएंगे या बैंड बाहर भी जाएगा, अमेरिका टूर सपने में भी नहीं था। कितनी जगह चले गए, कितने शो? यूरोप में गए, एम्स्टर्डम में, यूरोप में, अमेरिका गए। अमेरिका तो बहुत ही मेजर दौरा रहा। अभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जा रहे हैं, वो भी है। अभी ऑल इंडिया टूर चल रहा है, ये भी है। तो गया तो मतलब हैज़ गॉन टू द प्लेसेस। वो तो काफ़ी सफल हो गया। रिसेप्शन कैसा होता है? क्योंकि आपका लिखना, आपका गाना, उसका अंदाज ही अलग है। अमेरिका में सब लोग पागल इसीलिए थे कि यार बॉलीवुड से कोई बैंड आ रहा है, बॉम्बे से कोई बैंड आ रहा है, और उसमें बॉलीवुड का गाना नहीं है। ये कौन सा बैंड है? बॉलीवुड का एक गाना नहीं है उसमें। तो उन्होंने कहा मतलब आपके ये नहीं, तो आपके पॉपुलर ट्रैक्स तो गाते होंगे आप, या बिल्कुल इनको जितने जो फिल्मों वाले नहीं, कोई फिल्म का नहीं। आरंभ है प्रचंड की तो आरंभ प्रचंड तो है, आरंभ प्रचंड ही है। और कौन सा है मतलब आपके? हुस्ना गाते होंगे आप? हुस्ना वो आपका अपना गाना है। ठीक है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में चांद होगा। मैं मनराका नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ गाना बहुत पहले तो लिखा मतलब गया। आपके पॉपुलर गाने आ जाते हैं। में लिखा गया है, वो थिएटर के लिए लिखा गया। समझ गया। तो आरंभ प्रचंड के अलावा सारे गाने थिएटर के हैं मेरे। क्योंकि ये तो ऐसे गाने हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती होगी यार, लोग कहते हैं। आरंभ की बहुत होती है, एक बगल की बहुत होती है। आजकल एक नया गाना आया विस्की, उसकी बहुत होती है। और इसमें पोएट्री कितनी है? पोट्री जो है, एक तो आरंभ प्रचंड है, एक मेरे कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, मेरे मंच की सरगम में सारे थिएटर के गाने हैं मेरे। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये नॉवल हो गया। उसके बाद में जो है आपके मेरे प्लेस हैं, गगन दमाबाद जो भगत सिंह पर प्ले है, जब शहर हमारा सोता है, वो अभी पुकारता है, सन 2025, ये प्लेस हैं।
आने वाले दिनों में पीयूष मिश्रा की कौन सी भूमिका पर ज़्यादा ध्यान है? यानी आप लिखते भी हैं, आप कहेंगे कि समय के आधार पर है, मैं सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई एक चीज़, जैसे बैंड ही लेकर अभी निकले हैं, तो किसी चीज़ में ऐसा सुर जमा हो गया अभी तो ये करना है और आने वाले दिनों में यही? ऐसा नहीं, बैंड में आजकल बैंड में जो है प्रोग्रेस कर रहा है बैंड, तो बैंड में नए गाने जोड़ना, बैंड का नया एल्बम निकालना, एक्चुअली नया एल्बम जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमारा जो प्रोग्रामर है हितेश सोनिक, उसने जो है वादा कर दिया, हम उसके साथ करीब 10-12 गानों का नया एल्बम निकलेगा, बैंड के गाने होंगे उसमें। तो एक तो ये टारगेट है, और ये दूसरे विदेश के दौरे निपटाने हैं, विदेश के दौरे निपटाने। इसके बाद में कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये अब बात चल रही है इसकी, कनाडा की, यूके की और ऑस्ट्रेलिया की, और अमेरिका का दूसरा दौरा। और जो है इसके बाद में मेरे कुछ एक शूटिंग्स जो हैं पेंडिंग हैं, जो मैंने बैंड की वजह से रोक रखी थी। कौन कौन सी फिल्में हैं, कुछ ये बताइए? बताना उचित नहीं होगा, अभी बताऊंगा। कौन कौन से डायरेक्टर हैं? ये भी नहीं बताऊंगा, अरे वक्त से पहले, ये तो वो वक्त से पहले बताने की बात होगी। रोल अच्छे होंगे आपके पास? अच्छा ही है ऑब्वियसली, वो तो करता ही नहीं वरना। अब आपके हिसाब से लिखते हैं लोग? मेरे हिसाब से लिखते तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं मना कर देता हूँ। नहीं, किरदार जो सोचते होंगे वो ऐसा इतना सोचते बड़ा होंगे। तो नहीं हुआ मैं कि मेरे हिसाब से लिखेंगे। दैट वे आई एम नॉट एम्बिशियस यार तिवारी साहब, दैट वे आई एम नॉट एम्बिशियस। एम्बिशन धीमे धीमे, अब वो कहाँ तक जाएंगे यार, कहाँ तक की हवस, ये हवस नहीं है ये, और कर लें और कर लें और कर लें, जितना मिल रहा है। आई काउंट ब्लेसिंग्स यार। मैं 83 में निकला था ग्वालियर से, मैं क्या सोच कर निकला था, मैं क्या कर लूँगा इससे, आज मेरे पास इतना कुछ है तो मुझे कंप्लेंट करने की ज़रूरत क्या है? वो तो भूख है, जहां पहुंच जाते हैं वहां से आगे की भूख लगने लगती है। हाँ, तो अब कोई भी इसके आगे का रास्ता देखना है कि आगे क्या ये। जिनको आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी भूख कौन सी शांत हो गई होगी? हाँ नहीं हुई होगी। और कुछ सोच रहे मेरे होंगे। दिमाग में ये सवाल आता है कि जो है मतलब मृत्यु है ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, ये अब सवाल बहुत ही खतरनाक तरीके से परेशान करने लगा है। अच्छा, जैसे आज भी किसी के स्टारडम को देखकर लगता हो कि इसके जैसा तो होना है? रजनीकांत। सोचो मैं तो इतना एक पैसा कमाना चाहता हूँ कि जो है आपके मतलब आपका तो घर भरा ही रहे। पैसा बंटने के लिए होता है एक्चुअली, पैसा ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। पैसा जो है जिस तरह से बांटते हैं ना, वो मैं उतना ही पैसा बांटना चाहता हूँ कि मतलब हर बंदा सुखी रहे। एक चीज़ होती है, हर बंदा सुखी रहे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। और कुत्ते जो हैं, बल्ली मारान ने एक नया काम शुरू किया। बल्ली मारान की जो आय है हमारे बैंड की, उसका एक मेजर हिस्सा जानवरों के प्रिजर्वेशन के लिए जा रहा है। अच्छा, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं जानवरों का, और हम जाकर मिलते हैं वहाँ पर, एनजीओ उनके सेंटर में जाते हैं, और एक बहुत मेजर हिस्सा हम उसको। तो ये पशु प्रेम आपके अंदर पहले से है? पशु प्रेम मेरी बीवी की देन है एक्चुअली। डॉग्स वगैरह जैसे आपने अरे बताया। भयंकर कुत्ते तो मतलब आपके ज़बरदस्त है, कुत्तों के लिए तो मर जाती है वो। तो उसकी वजह से, और बाकी में राहुल गांधी जो मेरा मैनेजर है, राहुल गांधी और निशांत, इनका जो है इनका शुरू किया हुआ टोटका है ये। अब मुझे भी लग रहा है कि यार बैंड में जितनी तालियां मिलती हैं उससे अधिक खुशी तो यहाँ पर जाके मिलती है। हम पैसे दे के उनको, बहुत सुंदर, ये आजमाया जा सकता है। बहुत लोगों को आजमाना चाहिए। हाँ, एक्टिंग से अधिक, सारी एक्टिंग अच्छा, बैंड में जब जाते हैं तब, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे फैंस मिले, बहुत लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भी करी, और वो गाने वाने तो मैं आपसे गवा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपका कोई क्रेजी फैन मोमेंट हो जब आपको लगा हो कि कोई बिल्कुल ही चेप हो गया हो, कोई बिल्कुल ही पीछे लग गया हो, कोई क्रेजी फैन मोमेंट जो आपको याद है? ऐसे तो कई बार घर आ जाते हैं। कुछ याद रहा हो आपको? नहीं, घर आ जाते हैं। मुझे एक बार इंदौर में था या रायपुर में था, एक इंदौर में ही होगा, इंदौर ही ऐसी होते हैं। उसने एक चिपका नहीं था वो, उसने आकर उन्होंने कहा सर आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा भाई वही कहेगा कि मैं फ़ैन हूँ और ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं सर कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी, कह के चला गया। मैंने कहा यार कमाली कर दिया। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा मुझे। ना अच्छा सिंगर हूँ, ना अच्छा गायक कहा, ना अच्छा एक्टर कहा। उसने कहा सर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे आदमी। तो मैं वो चिपक गया दिमाग से कि आप सोचो कि आप अच्छे आदमी हो कि नहीं, तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था वो। तो ये इसको मैंने बड़ा सहेज के रखा। उसने ऑटोग्राफ भी नहीं लिए, ना फोटोग्राफ लिया मेरे साथ में, वो कह के चला गया बस। तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये मोमेंट्स हैं ऐसे मेरी ज़िंदगी में। यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो एनएसडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं? काम करो, इसके अलावा कुछ। ये लोग समझते हैं कि जो आपकी ये जनरेशन समझती है कि हम कोई मूल मंत्र बताएंगे नहीं, और एकदम से मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ बड़े परेशान हैं। एनएसडी के भी देख रहा हूँ मैं, तो जो पास आउट हो गए उनको देख रहा हूँ बड़े परेशान है। तो उनको कुछ कहना चाहें तो? नहीं यार, काम करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। मतलब काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा।
काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। काम नहीं करोगे तो खाक कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। काम, अब हम भी काम करके बने और कैसे एकदम से तो बन नहीं गए। आज 40 साल के बाद में जो है तुम हमको इस रूप में देख रहे हो कि हमारा इंटरव्यू चल रहा है। ऐसा अगर तुम्हारा भी ये तुम चाहते हो तो एकदम से नहीं होगा, एकदम से तो। हाँ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुम्हें कल कुछ मिल जाए, ये बहुत ही चिंताग्रस्त करने वाली बात होती है। समय लगता है, सबको कष्ट मिलते हैं और इतने कष्ट किसी को ना मिले। मैंने सवाल पूछा भी था कि इनके जैसी शोहरत तो मिल जाए क्या, इनके जैसी जिंदगी चाहिए जो इतने 30-40 सालों की जिंदगी देखी है संघर्ष की। अब ये बताइए किस किस को याद करना चाहेंगे आज इस मंच के जरिए। हालांकि आप सेल्फ मेड हैं पूरी तरह से, आपकी किताब को भी पढ़ के लगता है, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग, आपने वाइफ के विषय में जैसे बोला है, तो कुछ और ऐसे लोग हों प्रोफेशनल लाइफ के या दोस्त हों जिनको आप याद करना चाहते हैं आज कार्यक्रम के जरिए। मेरा दोस्त अजीत लहाने करके एक ग्वालियर में बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने बड़ी मदद की है उसने मेरी। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की धूप छाँव साथ साथ देखी है। एक बड़ा अजीज़ दोस्त था प्रवेश साहनी, मर गया, वो दिवंगत हो गया बेचारा। उसने मेरी बड़ी मदद की है बचपन में। और ऐसे हैं फ्रिट्ज बेनेविट्स जो है दिवंगत हो गए, मेरे निर्देशक जो थे जर्मनी में, वो तो बीवी तो है ही मेरी, बहुत याद करता हूँ उसको मैं। मेरे राहुल गांधी और इसको निशांत को मैं बहुत याद करता हूँ। मैं पूरे बैंड को बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। पुरी साहब मेरे को बहुत याद आते हैं। ओम जी, इतना पारदर्शी आदमी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। इतना साफ यहाँ से वहाँ छोड़, उनको ये अल्कोहल की प्रॉब्लम थी, छोड़ इसके हटा के इसको हटा दो तो बिल्कुल ही, मतलब आपके वो लगता, जब तक आप परिचय नहीं कराओगे उनका तब तक नहीं मालूम पड़ेगा कि इतने बड़े एक्टर। जब तक परिचय नहीं कराओगे, यार बहुत बड़ा एक्टर है, अच्छा क्या ये फिल्में भी हैं, इतने ज़्यादा जो है आपके, मतलब वो गऊ किस्म के आदमी थे कि कहने की हद नहीं। वो थे याद, विजय आनंद को याद करना चाहूँगा मैं। अच्छा, गोल्डी जी के साथ में आपका सब? नहीं, मैं याद था नहीं कोई ताल्लुक, लेकिन वैसे ही जो है। अच्छा, उनके काम की वजह से? काम की वजह से कई लोग हैं। अनुराग मेरा बड़ा प्रिय है, इम्तियाज़ बड़ा प्रिय है, रणवीर कपूर बड़ा प्रिय है, हैं ये सब लोग हैं। और कौन है इस स्ट्रगल के समय? कोई लोग हों जिन्होंने आपने वो दोस्तों थे? हाँ, नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं था, ये लोग थे कुल मिलाकर। अच्छा, ये होता है ये थिएटर में जो लोग थे, इन्होंने जब बाद में आप यहाँ आए तो काम में सहयोग किया, और मैंने ये सुना है कि नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। कौन लोग? जो पहले से स्टेब्लिश हो जाते हैं और आपके साथ पहले कभी काम किया हो। भैया मेरे साथ, मैं जब गया था तब जो है सिनेमा का अकाल पड़ा हुआ। सिनेमा में तब जो है आपके टेलीविज़न आया नहीं था, OTT आया नहीं थे, तो वो लोग बेचारे खुद जूझ रहे थे। वो क्या मदद करते मेरी, क्या हेल्प करते मेरी? थिएटर के हमारे सीनियर्स जो थे वो बेचारे खुद जूझ रहे थे, तो क्या हेल्प करते मेरी? तो मेरी कोई शिकायत नहीं है कोई उनसे कि कोई हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि हेल्प करने के लायक नहीं थी वो। बहुत सारे सवालों को यहाँ दबा के इस शो को ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में, जहन में इतनी बातें आ रही हैं। और क्या ये किताबों का भंडार है, इनका जीवन अपने आप में किताब है। पीयूष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका अच्छा काम, आपके बैंड का अच्छा काम, आपकी फिल्मों का, एक्टिंग का काम, आपके लेखन का काम हमारे सामने यूं ही आता रहे। तो आज हमारी इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, सलाम।